आप सभी बच्चों का नंदीश्वर विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज आप पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। यहाँ पर हम किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं। निरक्षीय स्थिति सीधा मतलब है, आप देखिए यहाँ पर कि जब वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है और वह विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवर्धक पर स्थित होता है, तो ये क्या कहलाएगा? लंबवर्धक, यानी कि वह लाइन जो उस अक्ष के मध्य से होकर के जाए। तो यहाँ पर क्या हो गया, यह इसके लंबवर्धक पर स्थित है। तो हमने क्या किया कि अब हम इस पे क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सीधी सीधी डेफिनेशन आप देख करके लिख सकते हैं कि वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है और वह विद्युत द्विध्रुव के लंबवर्धक पर स्थित होता है, तो उसको क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति कहा जाता है। अब हम आती है व्यंजक पर। मान लीजिए कि कोई विद्युत द्विध्रुव AB है जो +Q तथा -Q आवेश है। पूरा कंसंट्रेशन चित्र पर होना चाहिए, क्योंकि चित्र के द्वारा हम बहुत सारी भाषाएं लिख सकते हैं, पूरी भाषा लिख सकते हैं, कुछ भी ज्यादा नहीं रहता है उसमें। देखिए यहाँ पर कि माना कोई विद्युत द्विध्रुव AB +Q तथा -Q आवेशों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए कि आधा विद्युत द्विध्रुव की दूरी कितनी होती है? 2L होती है। कितनी होती है? 2L होती है। तो यहाँ पर हम LL बांट लेंगे इसको, और दूरी कितनी होगी? R होगी। अब देखिए, अब क्या देखते हैं, बिंदु A पर क्या स्थित है? अपने +Q आवेश स्थित है। बिंदु A पर स्थित +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेते हैं। तो E1 बराबर 1/4πε0 Q/AP²। तो ये किस दिशा में जा रहा है? आपका AP दिशा में जा रहा है। इसी प्रकार से आप क्या देखेंगे, बिंदु P पर स्थित -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी आपकी? E2 बराबर 1/4πε0 Q/BP²। ये कहां पर जा रहा है? आपका BP दिशा में जा रहा है। अब आप क्या देख लेते हैं, ये क्या बन रहा है? ये भैया समबाहु त्रिभुज बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, यानी कि इसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और दोनों बराबर दूरी पर विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो इनकी परिणामी तीव्रता क्या होगी? बराबर होगी, यानी कि इन दोनों के द्वारा जो तीव्रता लगेगी वो बराबर लगेगी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर अपना क्या आ जाता है कि दोनों तीव्रताएं जुड़ जाएंगी इस तरीके से, क्योंकि एक ही दिशा में लगा रही है, तो वो दोनों जुड़ेंगी, E1 + E2। अब मैंने क्या कहा, दोनों परिमाण में बराबर भी हैं और वह बराबर दूरी पर हैं, तो यहाँ पर हम E2 की जगह पर E1 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए cos2θ/2 आता है। कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने cos2θ उसके क्या है ना, cos θ का सूत्र पढ़ा होगा, cos A + B का सूत्र पढ़ा होगा, ठीक है। तो 2 cos A + B का सूत्र क्या होता है अपना? cos A + B/2 और cos A - B/2। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि हमने दोनों तरफ क्या लिया है आपका, हमने दोनों तरफ भाई साहब यहाँ पर थीटा लिया है। तो जब आपने यहाँ पर थीटा लिया है तो क्या होगा थीटा का मान अपना? थीटा यानी कि 2 बार थीटा जुड़ेगा तो 2θ आ जाएगा, और थीटा में से थीटा कटेगा तो क्या हो जाएगा अपना 0। कहने का मतलब ये है कि अपन ने cos में थीटा + थीटा किया और बटे में 2, और इनटू में हमने एक और बात क्या है कि cos थीटा - थीटा और बटे में 2। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान अपना होता है 1। तो यानी कि इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका cos2θ आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना क्या आ जाता है? cos θ आ जाता है। तो यहाँ पर हमें कोई संशय करने वाली बात नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि समीकरण 1 से हम मान रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, चाहे आप E1 का मान रख लो चाहे E2 का मान रख लो, बात बराबर आनी है यहाँ पर। तो अपना क्या रहता है, E बराबर 2 × 1/4πε0 Q/AP² cos θ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। समय पहले हम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज AOP में ये क्या बन रहा है? 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये लंबवर्धक पर स्थित है। तो अपन यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो कर्ण इसमें क्या है अपना AP² और आधार अपना OA है और लंबाई होती है, देखो यानी कि OP का मान R² और OA का मान L²। अपन ने वर्गमूल ले लिया तो R² + L²। आप क्या जानते हैं? लालवाटी कक्का को याद कीजिए आप। लालवाटी कक्का क्या कहते हैं आपसे? ये आपको ज्या और कोज्या की पूरे सूत्र याद कराते हैं। तो आप यहाँ पर देखते हैं, ये है लालवाटी
तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, आधार बटे कर्ण। ये किसको दर्शाता है, cos थीटा को दर्शाता है। अब आप देखते हैं यहाँ पर कोई क्या है, अपना आधार है, और कर्ण क्या है, AB है। तो सॉरी यहाँ पर अपना आधार क्या है, AP है। तो यहाँ पर अपना क्या हो जाता है, AP हो जाता है, मैंने सुधार कर दिया है। अब यहाँ पर L बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, समीकरण 3 में हम मान रखते हैं। तो देखिए समीकरण 3 अपना ये भाई सब रखेंगे यहाँ पर देखते हैं AP स्क्वायर, AP स्क्वायर का मान हमने क्या निकाला था, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की है। फिर इसके बाद क्या होता है, L बटे अंडर रूट L R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया है, ठीक है, मान रखिए। अब आप जानते हैं अंडर रूट की घात कितनी होती है, 1/2। हाँ, अगर उसमें और दूसरी घात होती तो उसके खाने में लिखी होती, बट ऐसा नहीं है, अपना स्क्वायर वाली घात है तो 1/2 चढ़ जाती है। अब आप जानते हैं 1 + 1/2 क्या होता है, अपना क्या होता है, ये हो जाता है 2 एकम 2 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 हो जाती है। तो मैंने 3/2 घात लिख दी। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो उस नियम का पालन करते हुए यहाँ पर 2qn क्या बताता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की मैंने परिभाषा आपको क्या बताई थी, मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बताई थी कि एक वैद्युत द्विध्रुव तथा एक वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा उनकी दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो डेफिनेशन मैंने एक बार और बता दी, छोटे-छोटे क्वेश्चन है जो मैंने नहीं करवाया, आप पढ़ सकते हैं, किताब में से पढ़ लेना। यहाँ पर P बराबर 2P आ गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब क्या देखिए हमारा ये क्या निकल आया, निरक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यदि हम मान लें कि वैद्युत द्विध्रुव छोटा है, अब वैद्युत द्विध्रुव अगर छोटा है तो हम क्या मान लेते हैं, L is less than यानी कि उसकी जो लंबाई है वह बहुत ही नगण्य है दूरी के सापेक्ष। तो इस स्थिति में हम क्या लेते हैं, E बराबर 1/4πε0 P * R। अब हमने क्या किया, L को यहां से डिसमिस कर दिया। जब हमने यहां पर L से डिसमिस किया तो यहां पर क्या आ जाएगा, घातीय गुणन में आ जाएगी। तो आप जानते हैं a की पावर n और होल पावर n होता है तो क्या आ जाता है, a की पावर n * n आ जाता है। यानी कि उस हिसाब से क्या हो जाएगा, अपना 2 से 2 कट गए और घात कितनी आ गई, अपनी 3 आ गई। तो ये E बराबर 1/4πε0 Qp/R। यही आपकी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, जब वैद्युत द्विध्रुव छोटा हो उस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बन जाएगा। जब आपसे पूछा जाए तब आप इसको करें, ठीक है। अब हम आते हैं आप लोगों के चैप्टर 2 पर, या यूनिट 1 का भाग है। इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, कि एकांक धनावेश को क्या कह रहे हैं, कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी n बिंदु पर लाने के लिए जितना कार्य की आवश्यकता होती है या जितना कार्य हमें करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विभव कहते हैं, ठीक है। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है तथा विमीय सूत्र mn² T इनवर्स Q * A होता है। फिर आते हैं अपन कि विभवांतर किसे कहते हैं। विभव और विभवांतर में थोड़ा सा अंतर होता है, कि विभवांतर में ये होता है कि हम विद्युत क्षेत्र के ही किसी बिंदु से किसी अन्य बिंदु पर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विभवांतर कहते हैं, और इसमें किसी बिंदु को अनंत से विद्युत क्षेत्र के में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। बस थोड़ा सा अंतर होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। विमीय सूत्र वही होता है और वोल्ट भी इसका वही, SI मात्रक भी वही होता है। अब हम आते हैं कि किसी बिंदु पर एक बिंदु आवेश के कारण क्या है, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण, तो यहाँ पर देखिए एक बिंदु आवेश प्लस Q है, तो किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, कि माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है, माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है, इस पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब माना कि बिंदु O से x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर एक परीक्षण आवेश Q0 है, तब बिंदु O पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो अपने यहाँ पर क्या आ जाएगी, E बराबर 1/4πε0 K × Q/x²। अब यहाँ पर हम क्या किया, अपन ने की जगह पहले अपन R² रखते थे,
तो अब यहाँ पर अपनी दूरी चूंकि बदल चुकी है, r की जगह पर अब अपन क्या रखेंगे, x रखेंगे। नेक्स्ट बात क्या होती है बेटा कि अब ये जो यहाँ पर k है वह अपना नियतांक है, इसके बारे में और बता देता हूँ कि एकांक आवेश को बिंदु A से B तक लाना है। अब अपन क्या करते हैं कि इस आवेश को बिंदु A से बिंदु B पर अपन ने dx दूरी तक विस्थापित किया। जब अपन ने dx दूरी तक विस्थापित किया तो हमें उन्हें कुछ ना कुछ कार्य जरूर किया होगा। तब इस स्थिति में क्या होगा कि dx दूरी तक हमने जब इसको विस्थापित किया तो हम जानते हैं कि कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होगा। बल गुणित विस्थापन, यहाँ बल किसके कारण लग रहा है भैया, ये प्लस q आवेश की तीव्रता के कारण लग रहा है, और विस्थापन कितना होगा, dx होगा। अब देखिए अपना बल किस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, और अपना विस्थापन किस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में हो रहा है। तो अर्थात दोनों की दूरियां कैसी हैं, मतलब दोनों का जो दिशा है वो विपरीत हो गई कि नहीं हो गई। तो इस स्थिति में जब अपनी विपरीत दिशा हो गई तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। तो देखिए यहाँ यह जो ऋण चिन्ह है इसी बात का द्योतक है कि यह इन दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है। अब अपन क्या करते हैं, समीकरण एक समान रखा थे, तो यहाँ पर अपन b का मान यहाँ से उठाया तो ये आ गया बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 टू q अपॉन x स्क्वायर इनटू dx आ जाता है। अब क्या करते हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु p तक, अब कहां से लगाएंगे, अपनी बात क्या होगी कि अब अपन अनंत से मतलब संपूर्ण कार्य कर रहे हैं, अब अनंत से बिंदु p तक लाने में किया गया कार्य, तो क्या हो गया dw का w आ जाएगा और यहां पर क्या होगा, समाकलन हो जाता है। समाकलन हमारे जोड़ने के चिन्ह को प्रदर्शित करता है, तो यानी कि जो सभी कार्य हो रहे हैं वह जुड़ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये माइनस का चिन्ह हम क्या करते हैं कि वो बाहर ले लेते हैं। सॉरी मैं यहाँ पर भूल चुका हूँ माइनस का चिन्ह लगाना, तो मैं लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह था वो अपना आ गया, हमने समाकलन के बाहर ले लिया। देखो ये क्या रहेगी, आपकी लोअर लिमिट रहेगी और ये आपकी अपर लिमिट रहेगी। मतलब जो जहाँ तक अपने को कार्य करना है वो ऊपर लगाया जाता है, जहाँ से कार्य प्रारंभ किया गया है उसको नीचे लिखा जाता है। ये आपकी लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k into q, ये आपकी निश्चित राशि है, इनको बाहर कर देंगे, ये समाकलनीय योग्य नहीं है तो इनको एक तरफ कर दिया हमने। अब 1/x स्क्वायर है, आप जानते हैं समाकलन का सूत्र क्या होता है, अगर हम dx यानी कि अगर हम इसका समाकलन करते हैं x के सापेक्ष, अगर x की पावर n है तो क्या हो जाता है n + 1 बटे n + 1। तो ये आपका समाकलन का सूत्र होता है। क्या होता है, ये समाकलन का सूत्र होता है। तो हम जो भी समाकलन करेंगे इसी के थ्रू करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये x की पावर -2, क्या ये बटे में था तो ऊपर पहुंच गया तो क्या हो जाएगी, माइनस की पावर हो जाएगी। तो हमने क्या देखा है कि n + 1 यानी कि n की जगह पर हमने -2 रख दिया, तो ये जोड़ दिया, नीचे भी एक जोड़ दिया, तो -2 + 1। अब क्या होता है, -2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचेगा, तो उस माइनस के चिन्ह को उठा करके अपन ने यहाँ ले गए, तो ये कैसा हो गया, माइनस माइनस प्लस बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 q बन के x इनवर्स में, इसको अपन बटे में ले जाकर के प्लस में कर देते हैं। अब पहले क्या रखा जाता है, पहले अपर लिमिट रखी जाती है और सेकंड क्या स्टेप क्या होता है, माइनस का चिन्ह लगा करके लोअर लिमिट रख दिया, ये तो 1/अनंत। ठीक है, तो जो अपना 1/अनंत का मान होता है कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर अपन ने इसको 0 कर दिया और इसका खेल समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पर अपना क्या हो जाता है, w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q अपॉन r। यही किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, इसलिए हमने w हटा करके क्या लिख दिया, v लिख दिया, और यहाँ पर v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इनटू q अपॉन r वोल्ट। तो ये आपकी विभव का व्यंजक हो गया। ठीक है।